Hello दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल यूपीएससी Decoded. आई एम योर वेरी ओन शैलेंद्र सर एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की शुरुआत करने वाले हैं. थोड़ा हट के करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूं. बट उससे पहले आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप कुछ इन्फॉर्म करना है इस इनिशिएटिव के बारे में. सबसे पहले तो किन स्टूडेंट्स के लिए ये इनिशिएटिव है? ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है. नेचुरली द नेम इज यूपीएससी Decoded, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है. बिकॉज चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, बैंक पीओ, किसी भी एग्जाम में जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब एग्जाम्स के लिए ये इनिशिएटिव है द एडिटोरियल एनालिसिस. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन पर्टिकुलर एग्जाम. येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी बट इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो. सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर यू. दूसरा सवाल ये है कि क्यों इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई. ये इनिशिएटिव दोस्तों मैंने इसलिए शुरुआत की इसकी क्योंकि मैंने कई सारे एडिटोरियल एनालिसिस देखे इंटरनेट पे एंड सॉरी टू से आई डिड नॉट फाइंड देम अप टू द मार्क. बिकॉज 1 घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटा इस तरीके के एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के नाम पर वहाँ पर रीडिंग की जाती है, कॉम्प्रिहेंशंस को रीड कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विच डज नॉट सर्व द पर्पस. अरे भाई, अगर पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकते हो ना. रीडिंग अगर करनी है तो दैट इज समथिंग यू कैन डू, राइट. और कई सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, मैंने उसमें ये भी देखे कि वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं बट उनको मीनिंग खुद नहीं पता या गलत पढ़ा रहे हैं, मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं. दैट इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट. आई थिंक अगर आपको किसी चीज़ में कॉम्पिटेंस है तभी आपको वो काम करना चाहिए, दूसरों से शेयर करना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट योर फ्यूचर. If you have a good vocabulary, then only you should teach. If you have good command over your subject, then only should you impart the knowledge. Otherwise, आपको उस चीज़ में नहीं ज़बरदस्ती घुसना चाहिए. This is what I believe and that is why this initiative for you. Also, 1 घंटा आपको 45 मिनट टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज़ आप ये इनिशिएटिव देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि एडिटोरियल किस बारे में है, क्या एसेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है. बिकॉज एग्जाम में वो ये नहीं पूछने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर ऑथर ने द हिंदू एडिटोरियल में क्या क्या चीज़ें बोली हैं, वो नहीं पूछने वाले. एग्जाम में कुछ और तरीके से पूछा जाता है. कैसे पूछा जाता है, एज वी प्रोग्रेस इन आवर जर्नी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कॉन्सेप्ट्स की. बट दिस इज़ वाई आई स्टार्टेड बिकॉज आई फील दैट योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. आपका समय बहुत कीमती है. एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की, एसएससी की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, टाइम बहुत कम है. सो क्वालिटी एंड स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क इज योर प्रेशियस time. That is something you should save and quality is what we do in the class. So that is very important. अब अगला सवाल ये है कि हम किस तरीके से ये इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम एनालिसिस करेंगे. वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वही हम करेंगे. दैट मीन्स ओनली द इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट आर्टिकल्स. अब द हिंदू तो रोज़ एडिटोरियल देगा, राइट. 2 पेजेस होंगे, पेज उन्होंने भरने हैं किसी ना किसी तरीके से. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक एडिटोरियल आपके लिए काम का हो, हर एक एडिटोरियल आपको टॉप टू बॉटम पढ़ना हो. ये नहीं करना गाइज. एज ए सेड, ओनली हार्डवर्क इज़ नॉट इनफ. अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंक पीओ, बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव एग्जाम्स है यार. अगर इस तरीके से आप करने लग गए एग्जाम की तैयारी तो फिर आपको कई साल लग जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू गेट अ पीएचडी ओवर हियर. आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, विच इज़ रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. बाकी दुनियादारी आप बाकी टाइम पे भी कर सकते हो. पॉलिटिक्स क्या चल रही है, जो अननेसेसरी अनरिलेटेड टॉपिक्स हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो हट के है. दैट इज समथिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू. ओनली द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स को कैसे पढ़ेंगे? आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ेंगे कि मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में एसेंस बता दूंगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल का और आपको समझ में आ जाएगा उसका एसेंस क्या है. बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी में प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी में तो ठीक ठाक कमांड है बट उनको
कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, उनको एसेंस समझ में नहीं आता कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो किस बारे में है, बोल क्या रहा है, भाई बोलना क्या चाहते हो आप, तो ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको इनकैप्सुलेट कर दूंगा, समराइज कर दूंगा वो आर्टिकल किस बारे में है, क्या वो ऑथर बोलना चाह रहा है। प्लस अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं वो अंडरलाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप ये वाला जो फैक्ट है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सो दैट हर चीज़ आपने कैप्चर कर ली। और जो बाकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो मैं आपको एसेंस में बता ही दूंगा। प्लस एक और खास बात है कि मैं आपकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग करवा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आई एम एन MBA, आई एम अ ग्रेट fan of novels. I've been reading novels for the last 10-15 years and I have a fairly good command over vocabulary. So vocabulary की मेरे को एटलीस्ट जो आपको द हिंदू एनालिसिस करके देते हैं कई सारे फैकल्टीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, 99.9% से ज़्यादा अच्छी vocabulary है। आई कैन चैलेंज देम एनी डे एनी टाइम। दिस इज माई ओपन चैलेंज टू देम एंड आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट विद दिस, विद ह्यूमिलिटी, विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, बिकॉज दिस इज अबाउट योर फ्यूचर गाइज। मेरा फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे आपका फ्यूचर इन्वॉल्व है और मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, आपका इस तरीके की वोकैबुलरी समझाई जाए कि जिनको खुद श्योर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस चीज़ की। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द एंटायर आर्टिकल और द डेली एडिटोरियल एनालिसिस ऑन अ डेली बेसिस, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, दैट्स इट। ऑलराइट, यू गॉट द एसेंस। अगर आपको पसंद आया जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया है, रोड मैप बताया है, तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक प्रेस कीजिए बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब नहीं करोगे, एक दिन एडिटोरियल कर लिया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन कर लिया, तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। आपको डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंट बेसिस पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं बिफोर वी फाइनली स्टार्ट, कि अभी जो इनिशिएटिव है वो हम डेली बेसिस पे नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू डू इट ओनली ऑन अ ट्रायल बेसिस, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि सर प्लीज़ आप भी एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए, आपके पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। तो वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे अभी सिर्फ 3 दिन हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, बिकॉज मंडे, ट्यूसडे 2 दिन हम हिस्ट्री करेंगे। NCERT जो कर रहे हैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो गई हैं, सो यू कैन चेक आउट द वीडियोज, इफ यू हैव नॉट यू कैन डू इट एज वेल। सो मंडे, ट्यूसडे हिस्ट्री NCERT, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 3 दिन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, और सैटरडे और संडे वीकेंड PIB एनालिसिस। अब वीकेंड PIB एनालिसिस का प्रोपोजिशन क्या है? उसका प्रोपोजिशन ये है कि आपको हफ्ते भर PIB एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीकेंड में मैं आपको 2 दिन 15-15, 20-20 मिनट में पूरे हफ्ते की PIB न्यूज़ समराइज कर दूंगा, विच विल रियली बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लस आपका टाइम भी बच जाएगा, फालतू की न्यूज़ नहीं बताऊंगा, बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू बी अ रिपोर्टर एंड योर जॉब इज नॉट टू take as much news, irrelevant etc as much possible. All right, अब जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मैं एडिटोरियल एनालिसिस को एक्सपैंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि इनिशिएटिव अच्छा है, आपका टाइम बच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, फीडबैक मिलेगा, मुझे कमेंट्स अगर आप लोगों के एनकरेजिंग मिलेंगे, तो मैं इसको 5 दिन 6 दिन कर दूंगा, और अगर आप चाहते हो तो 7 दिन भी कर दूंगा। बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको पसंद आ रहा है इनिशिएटिव और नॉट, और अगर आपको लगता है कि उतना वैल्यूडेशन नहीं हो रहा, सो देन आई विल हैव टू सी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट आर देयर फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। आज के जो द हिंदू एडिटोरियल में एनालिसिस में करने वाले आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? सबसे पहले ये आर्टिकल दिख रहा है जो टॉप 1, न्यू डॉन इन द्रविडियन पॉलिटिक्स। जस्ट अ सेकेंड। Yes, so new dawn in Dravidian politics, the first one as you can see over here. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इसमें द्रविडियन साउथ इंडियन पॉलिटिक्स की बात की है, DMK, AIDMK। सो ये आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला, बट आपको इसमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, द्रविडियन पॉलिटिक्स इटसेल्फ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से द्रविडियन पॉलिटिक्स ट्रांसफॉर्म हुई है, चेंज हुई है, मेटामॉर्फोज हुई है ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, आपके GS2 या GS1 में भी पूछा जा सकता है अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज ऑल्सो SSC, बैंक PO की तैयारी कर रहे हो। तो आपको
समझना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से ये द्रविडियन पॉलिटिक्स चेंज हुई है। बाकी जो पार्टी में कौन लीडर्स हैं, क्या लीडर्स हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, वो समझना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी आर गोइंग टू कवर। ऑलराइट, now the second important development, by the way a very very important development that happened yesterday, कल एक बहुत ज़्यादा important development हुई है, वो ये हुई है, this one मराठा रिजर्वेशन केस कल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, isn't it? This one, in Maratha case, SC holds fast to quota ceiling and requires special reason to exceed it. So we will talk about the background of it. किस तरीके से इंदिरा सोनी केस ने या इंदिरा सानी केस ने पूरा जो एक प्रेसिडेंस है वो क्रिएट कर दिया और एक गाइडिंग लाइट दे दी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कि जो सीलिंग है क्या होनी चाहिए, और उसके बैकग्राउंड में, उसके बैकड्रॉप में जितने भी डिसीजन लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली अभी तक, वो इस बैकड्रॉप में ही लिए हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर GS2, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। अदरवाइज ऑल्सो आपको समझ होनी चाहिए रिजर्वेशन की, आपकी ऐसे राइटिंग में हेल्प करने वाला है बाय द वे, और ऐसे राइटिंग भी मैं आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा बाय द वे, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे राइटिंग, सो जब मैं मेंस दिया करता था, जितने भी मैंने मेंस लेके उसमें मेरे 145 प्लस 150 155, so my maximum was 155, so I used to get very good marks consistently because my essay writing was very good, and वो खुद से नहीं आता, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। सो आपकी essay राइटिंग भी मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। As for this article, the third one, this one, sudden death, this is not important from our perspective. This one, the IPL this year was a risky proposition. IPL के बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाले। और ये वाला जो टॉपिक है, आर्टिकल है, अ CT स्कैन फॉर कोविड मेरिट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस आर्टिकल में ये बोल रहा है कि CT स्कैन क्यों करवाना है, व्हाट इज द नीड टू डू CT स्कैन व्हेन यू हैव RT-PCR। RT-PCR करवाओ ना पहले, CT स्कैन की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टेक्नोलॉजी एंड द रिस्क फैक्टर्स, सो दैट वे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो दूसरे पेज में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स है। जो पहला आर्टिकल है इसमें, द लिमिट्स टू पोलराइजेशन इन बंगाल, अगेन यू सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स इज समथिंग UPSC डज नॉट आस्क यू और द एग्जामिनर्स वोंट आस्क यू, बट किस तरीके से ये एंगल हम अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं GS2 में, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस आर्टिकल। बाकी जो सारे आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, विच इज दिस वन, दैट इज न्यू डॉन इन द्रविडियन पॉलिटिक्स। अब ये जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है बेसिकली बहुत पुराना एक मूवमेंट है, द्रविडियन मूवमेंट जिसको बोला करते हैं। 1920s में स्टार्ट हुआ था। EV रामास्वामी पेरियार फोंडी बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट लेट मी, ओके। सो जो द्रविडियन मूवमेंट है उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात की हुई है इसने। सो यू कैन सी दैट देर आर टू ब्रॉड इश्यूज टू कंसिडर। सो यहाँ पे जो आर्टिकल है दो चीज़ों के बारे में बोल रहा है। फर्स्ट इज what the DMK's victory at Hastings means for governance in Tamil Nadu. So this is something about the local governance, so we are not concerned about it. दूसरा जो सवाल पूछता है जो author, that what the change of leadership wrought by this election tells us about recent tectonic shift in Dravidian politics and its prognosis. So that is something important which we should understand. वो ये है कि जो Dravidian movement एक start हुआ था 1920s में start हुआ था, 1920s में EV रामास्वामी बहुत अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, हैंड राइटिंग, बट नॉनदलेस आई एम श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जिनको पेरियार बोलते थे फोंटली, उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट की शुरुआत की, पायनियर थे और फेस थे। इनफैक्ट एंटी ब्राह्मणिज्म और जो एंटी कास्ट मूवमेंट से शुरुआत हुआ था, उस तरीके से जेनेसिस था। बिकॉज तमिलनाडु में ये पाया गया था, उन्होंने 1920s 1930s में जब मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उनको ये लगा जो पीपल हु बिलोंग टू द लोअर कास्ट दैट
there are just 3% Brahmins, around 3.5% Brahmins in Tamil Nadu, but इनका जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, जो हायर पोजीशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस और सिविल सर्वेंट से नीचे क्लर्क टाइप में ब्यूरोक्रेसी के जो नीचे वाले तबके में ज़्यादातर वो ब्राह्मण्स हैं, बिकॉज दे वर मोर एजुकेटेड ट्रेडिशनली. सो इस तरीके से वो एंटी ब्रह्मनिज्म, एंटी ब्राह्मण्स, एंटी कास्ट मूवमेंट से शुरुआत हुआ एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ट्रांसफॉर्म होने लग गया. तो जो शुरुआत हुई थी, जो जेनेसिस हुई थी, वो एंटी ब्रह्मनिज्म में हुई. बट ये आर्टिकल इस तरीके से, जो सेकंड पार्ट है इसका, सो फर्स्ट पार्ट इज यूजलेस फॉर अस, तो सेकंड पार्ट में ये बताता है कि किस तरीके से वो चेंज हुआ, उसने अपने को चेंज किया इन द फॉर्म दैट वन सेक्शन डिमांडेड द्रविडियन नेशन इटसेल्फ, सो सेपरेट द्रविड नाडु की बात कर रहे थे, जिसमें सब साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे द्रविडियन स्पीकिंग पीपल हैं, उनके लिए अलग स्टेट बनाया जाए. बट दैट कुड नॉट गैल्वनाइज द सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ साउथ इंडियंस, जस्ट वन स्मॉल सेक्शन. और उसके बाद जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन था वो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट थे, जो हमको 1960s में देखने को मिले, और उस वजह से डीएमके केम टू पावर. सो डीएमके, एडीएमके, बेसिकली ये जो पार्टीज़ हैं ये ऑफशूट हैं द्रविडियन मूवमेंट का, और डीएमके केम टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम. जो एक लोकल हेजेमनिक द्रविडियन जिसको पार्टी बोलते हैं, 1960s में, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 1960s इट केम टू पावर on the back of anti Hindi sentiments, on the back of anti North Indian sentiments. तो शिफ्ट देखा सबसे पहले आपने कास्ट से, बेसिकली वो सेपरेट कंट्री की बात कर रहे हैं, उसके बाद एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हो रहे हैं 1960s में, और साउथ इंडियन जो पार्टीज़ हैं वो पावर में आ रही हैं, बिकॉज इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. दी तमिल एक्सक्लूसिविटी वो सामने उभर कर आती है, और धीरे धीरे वो भी चेंज होता रहता है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ दिस इज फर्दर चेंज टू दी मोर अकोमोडेटिव स्टांस. अब वो एंटी ब्रह्मनिज्म की बात नहीं कर रहे, अब वो एंटी कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहे, अब ज़्यादा अकोमोडेटिव हो गया है जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो द्रविडियन मूवमेंट है, और अब वो वेलफेयर सेंट्रिक हो गया है. अब वो रीजनल एस्पिरेशंस को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब वो ये बोल रहा है कि सेंटर का पूरा जो कमांड है वो नहीं होना चाहिए. आई मीन इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु. इट शुड नॉट इंटरफेयर इन द पावर्स दैट हैव बीन डिमार्केटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए. ऑटोनॉमी मैक्सिमम होनी चाहिए, स्पेशली तमिलनाडु की. सो दिस इज हाउ इट इज नाउ शिफ्टेड टू दी रीजनल एस्पिरेशंस की हमको ज़्यादा पावर मिले, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज़्यादा रिसोर्सेज मिले, मास पॉपुलिज्म का काम करें, जहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट फास्ट तरीके से मिले. इन अ वेरी एक्सपीडिशियस मैनर पीपल कैन बी टेकन to the road and path of development. So this is what this article is talking about essentially. I hope you understand this. कुछ इसमें वर्ड्स है इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे रिसाउंडिंग है, ये जो रिसाउंडिंग वर्ड यू कैन सी ओवर हियर. सो रिसाउंडिंग मीन्स लाउड एंड क्लियर. थम्पिंग. विंडिकेशन, विंडिकेशन मीन्स विंडिकेट कर दिया, मतलब उसको जिसको बोलते हैं बाइज्जत बरी करना, वो होता है विंडिकेशन. एंड टुमल्चस इज लाइक अप एंड डाउन, अ लॉट ऑफ शॉक्स, अप्स एंड डाउन्स, काफ़ी जो उथल पुथल वाली जो चीज़ होती है. तो इस तरीके से ये जो कुछ वर्ड्स हैं दे आर लाइक इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड नोट देम डाउन. ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल ऑफ द डे विच इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट आई वुड से, विच इज़ दी अगेंस्ट एक्सेस. सो अगेंस्ट एक्सेस, व्हाट इज मेंट बाय अगेंस्ट एक्सेस, मतलब किस चीज़ की एक्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. एक्सेस वो है कि जो 50% का जो कैप लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने इन द इंदिरा सानी केस, 50% का सीलिंग लगाया हुआ है रिजर्वेशन में, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया. मराठा, आपको पता होगा, न्यूज़ में देखा होगा किस तरीके से कंट्री में कुछ साल पहले तक, इनफैक्ट 2-3 साल पहले तक मराठा काफ़ी मोबिलाइजेशन हो रहा था, और न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली आता था कि मराठाज हु आर अ पोलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी इन महाराष्ट्र, दे आर डिमांडिंग रिजर्वेशन.
राइट। सो क्या फैक्टर्स हैं रिजर्वेशन की, वो कभी और बोलेंगे कि किस वजह से वो डिमांड कर रहे थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है दिस इज नल एंड वॉइड बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द सीलिंग विच हैज बीन इम्पोज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इन द फेमस इंदिरा साहनी केस। इन द फेमस इंदिरा साहनी केस, कैन यू सी दिस? प्लीज़ आप लोग नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, समझने के लिए भी। जो पूरा रिजर्वेशन का जो बेसिकली एडिफिस है, जो इमारत है रिजर्वेशन की, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी फाउंडेशन स्टोन क्या है, उसकी फाउंडेशन जो है, नींव है, वो इंदिरा साहनी केस है 1992, जिसमें जो जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि 50% इज द मैक्सिमम सीलिंग टू रिजर्वेशन, चाहे आपको ओबीसीज को देना है, बिकॉज उस टाइम पे मंडल कमीशन की वजह से आपको पता होगा किस तरीके से बहुत भूकंप आ गया था, कंट्री में प्रोटेस्ट होने लगे थे बड़े लेवल पे, स्पेशली इन द नॉर्थ बाय द अपर कास्ट। सो चाहे आपको ओबीसी को रिजर्वेशन देना है, चाहे आपको एससी एसटीज को देना है, चाहे किसी को भी देना है, आप दो, बट 50% सीलिंग से उसको ब्रीच नहीं करनी चाहिए आपको। इट शुड नॉट गो इन एक्सेस ऑफ 50%। एंड द सुप्रीम कोर्ट विद सम एक्सेप्शन लाइक इन तमिलनाडु में एक्सेप्शन है, वो वहाँ पे ज़्यादा इनफैक्ट 67-69% उनका रिजर्वेशन है, बट बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये सीलिंग को बिल्कुल एकदम फिक्स कर दिया है। और उन्होंने जहाँ पे भी इस तरीके से होता है, कहीं पे भी 50% से ऊपर जब जाता है पॉलिटिक्स की वजह से, यू नो पॉलिटिशियंस को बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में, बिकॉज पॉलिटिशियंस अगर वो ना बोलेंगे रिजर्वेशन में तो उनको पता है वोट बैंक इरोजन होगा। सो देयर आर वेरी वेरी फ्यू पार्टीज, इनफैक्ट मेरे को तो कोई माइंड में दिमाग में नहीं आती कि कुछ तरीके की कोई पार्टी हो जहाँ पे वो रिजर्वेशन को मना कर दे। जब भी रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं सोसाइटी, कोई पर्टिकुलर तबका जो स्पेशली जो पावरफुल होता है, न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो पार्टी इन पावर होती है वो हाँ बोल देती है, फटाक से उस चीज़ को अमेंड कर देगी एंड इट विल मूव अ लॉ। सो अगर आपको पता हो इस तरीके की कोई पार्टी जो नहीं करती है ऐसा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो 50% सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% जो क्राइटेरिया है उसको ब्रीच कर रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्राइक इट डाउन। और उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा जो है बेसिकली पोलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है, कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्ट इमेजिन डोमिनेंट कम्युनिटी है, दे हैव गुड शेयर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र, एंड एज सच उनको रिजर्वेशन की एज सच ज़रूरत नहीं है, प्लस 50% ऑल्सो इट इज़ ब्रीचिंग। सो जो 16% कोटा रिकमेंड किया था, बेसिकली देयर वाज दिस गायकवाड़ कमीशन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, दैट इज गायकवाड़, GAIKWAD, so it's not very clear, but it's गायकवाड़। So गायकवाड़ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 16% कोटा देना चाहिए। इन 2019 जो हाई कोर्ट था, बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने 12% एडमिशन में जो सीलिंग लगा दी, कैप कर दी कि इनको 12% एडमिशन में कोटा दे दो और 13% जॉब्स में दे दो, ऑलराइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज इंदिरा साहनी के जो परसेप्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। सो एज सच इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपके GS2 में बहुत मदद करेगा। GS2 में इनफैक्ट आपके सोशल जस्टिस में, गवर्नेंस, पॉलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से ये जो मराठा मूवमेंट है या किस तरीके से जो रिजर्वेशन का जो पॉलिटिक्स है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कंसिस्टेंटली विदहेल्ड दिस 50% सीलिंग लिमिट। सो उसके बैकड्रॉप में आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट रिजर्वेशन का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो एक कंटेम्प्रेरी फील आपके आंसर्स में नहीं आएगा। सो प्लीज इंश्योर दैट यू डू दैट इन योर आंसर्स, ऑलराइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। Let's move on to the next article. Limits of polarization in Bengal. As such, you see, this is not something very important from exam point of view, but why I am doing this is because there is a particular angle associated. अब इस आर्टिकल में जो ऑथर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि बंगाली जो हिंदूज हैं वो पोलराइज नहीं हुए। जय श्री राम का नारा और हिंदुत्व के नारे, चांट्स, इस तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश बाय द रेनिंग पॉलिटिकल पार्टी एट द सेंटर, दैट कुड नॉट मस्टर सपोर्ट
amongst the people of Bengal, especially the Bengali Hindus. Bengali Hindus, ये जो आर्टिकल है ये कह रहा है कि इसमें जो ऑथर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि दे आर more liberal, they have a more liberal approach, a more secular approach towards religion, and they are not very much impacted by ये जो notion है कि Muslims are out there to whatever. So इस तरीके से जो scare mongering create की जाती है elections के टाइम पे, और आप लोगों को पता है this is like the ugly face of politics. हर जगह इस तरीके से किया जाता है, उसी टाइम पे उनको ये सारी बातें करनी है. Otherwise also it disturbs the social harmony also, religious harmony also. So जो authors हैं वो ये बोलते हैं, you see this is how West Bengal voted as per their survey, and this is how rest of the India voted in a survey. So एक survey इन्होंने करवाया है. So 1992 में बोला बाबरी मस्जिद demolition was justified. Just 21% of Bengali Hindus said yes, 39% in India, rest of India said yes. So यहाँ पे you see India belongs to 81%. In Bengal, the Bengali Hindus are saying 81% are saying that to all religions equally, not only Hindus, and 74. So इस तरीके से जो आपको एक सेक्युलरिज्म का नोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा बंगाल में, और इस वजह से तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को ज़्यादा वोट मिले, बीजेपी को वोट नहीं मिले, ये बोल रहा है बेसिकली. अब हमको किस तरीके से ये एग्जाम में बेनिफिट करेगा, अब इसका जो पॉलिटिक्स है वो हमको यहाँ पे नहीं करनी. वी आर नॉट देयर टू डू पॉलिटिक्स, आवर जॉब इज़ टू क्लियर द एग्जाम. हमको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, बिकॉज बोल रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है और टीएमसी जाएगी और कोई दूसरी पार्टी आएगी, बट टीएमसी रिटेन्ड पावर. Likewise in Kerala also it retained, I mean whatever the party was, the left government, it retained the power. So यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो TMC है it is representing the aspiration of all the Bengalis, not one particular section, and as such जो polarization है वो उन areas में work नहीं कर पाता जहाँ पे regional parties वहाँ के लोगों की aspirations के welfare politics की बात करती हैं. So as such it blunts that weapon of polarization. जहाँ पे इस तरीके के रीजनल पार्टी स्ट्रांग नहीं होती तो पोलराइजेशन का वेपन बड़ा इजीली काम कर जाता है. आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि इनफैक्ट बीजेपी काफ़ी कोशिश कर रही है तमिलनाडु में घुसने की और केरला में घुसने की. केरला में बाय द वे देयर इज सब्सटैंशियल minority population. In fact, the minorities constitute the majority in this case of Kerala, but even there BJP is not able to make inroads. और ये कहा जाता है कि जो हिंदुत्व का जो कार्ड है वो ज़्यादा रेजोनेट नहीं करता यहाँ पे, बिकॉज द रीजनल पार्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द पीपल ऑल्सो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर वेलफेयर रादर देन रिलीजन. रिलीजन को ज़्यादा मैटर करते हैं एज सच. पर्सनली तो इम्पॉर्टेंट सबके लिए रिलीजन है, बट यू सी दे ऑल्सो हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे लोगों का SDI इज इम्पॉर्टेंट, लिटरेसी इज इम्पॉर्टेंट, हेल्थ केयर इज इम्पॉर्टेंट. सो दे अटैच मोर इम्पॉर्टेंस टू ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. और इस तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हो कि लोगों का रीजनल एस्पिरेशंस बेसिकली ये रीजनल पार्टीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं. एज सच वहाँ पे पोलराइजेशन कम होता है, विच इज़ बाय द वे अ वेरी गुड थिंग. पोलराइजेशन कम हो रहा हो तो हम सब लोगों के लिए अच्छा है, इंडियंस के लिए अच्छा है, इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, हार्मनी के लिए अच्छा है, इजंट इट? सो दोस्तों, वी आर डन विद द एडिटोरियल एनालिसिस फॉर द डे. आप लोगों को कैसा लगा, यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू टुमारो विद अनदर editorial analysis. Till then, goodbye, take care, and by the way, don't forget to subscribe to the channel.